दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 22 नवंबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। बिहार में नीतीश सरकार के शपथ ग्रहण के साथ ही भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। इसको लेकर जहां डॉक्टर मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा, वहीं अब तेजस्वी यादव से भी नैतिकता के आधार पर नेता प्रतिपक्ष छोड़ने की मांग जोर पकड़ रही है। इसी क्रम में अब एक और खुलासा हुआ है जो बिहार की इस नई सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। दरअसल एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर और इलेक्शन वॉच की स्टडी में नीतीश कैबिनेट के 14 मंत्रियों में से 8 मंत्री के खिलाफ आपराधिक मामले निकलकर सामने आए हैं। वहीं 6 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। जहां आपराधिक मामले वाले 8 मंत्रियों में से बीजेपी के 4, जेडीयू के 2 और हम वीआईपी के एक नेता शामिल है। हालांकि डॉक्टर मेवालाल चौधरी को मंत्रिमंडल में शामिल करते ही हंगामा शुरू हो गया और उन्हें अपना पद से इस्तीफा देना पड़ गया। जहां आपको बता दें कि 2017 में चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनसे मिलने से भी इनकार कर दिया था। इसके बाद सुशील कुमार मोदी ने लगातार इस मुद्दे को उठाता था और मेवालाल चौधरी की गिरफ्तारी की मांग की थी, लेकिन उन्हें नीतीश सरकार में मंत्री बनाए जाने को लेकर हर कोई हैरान रह गया था। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने संसद और विधानसभा में मुस्लिम प्रतिनिधित्व की एक बार फिर से वकालत की है। जो उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि संसद और विधानसभा में हमारी उपस्थिति हिंदुत्व के खिलाफ अवज्ञा का कार्य है। अगर हम किसी दिन इससे बाहर हो जाते हैं तो फिर संघ यानी कि आरएसएस इस पर जश्न मनाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके कहा है कि हिंदुत्व इस झूठ पर बना है कि केवल एक समुदाय के पास ही सभी राजनीतिक शक्ति होनी चाहिए और राजनीति में हिस्सा लेने के लिए मुस्लिमों के पास कोई अधिकार नहीं होनी चाहिए। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी और विधानसभा में हमारी उपस्थिति हिंदुत्व के खिलाफ अवज्ञा का कार्य है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने सांसद और सभी विधानसभाओं में मुस्लिम प्रतिनिधित्व की वकालत की है। जी हां, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस पर हमला करते हुए उन्होंने कहा है कि संसद और सभी विधानसभा में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व होनी चाहिए। आस्था के महापर्व छठ के चौथे दिन कल सुबह व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। जहां इसी के साथ 4 दिनों तक चले छठ पर्व का समापन हो गया है। शनिवार सुबह ही घाट पर श्रद्धालु पहुंचे जहां उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। बिहार की राजधानी पटना के साथ सीमांचल तथा मिथिलांचल के अलग अलग घाटों, तालाबों, जलाशयों, घर और अपार्टमेंट की छतों पर व्रतियों ने अर्घ्य दिया और पूजा अर्चना की। बिहार के साथ साथ देश के अलग अलग राज्यों में छठ पर्व की धूम देखने को मिली। भक्तों ने नदी, जलाशयों पर सुबह सुबह पहुंचकर उदय होते सूर्य को अर्घ्य दिया। इस दौरान कहीं कहीं कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों की अनदेखी भी की गई। यह तस्वीरों में लोगों की भारी भरकम भीड़ को बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हुए देखा जा सकता है। कटिहार जिला के रोताड़ा थाना क्षेत्र के हथियारा दियारा गांव में एक पक्ष के शरारती तत्वों द्वारा छठ घाट पर तोड़फोड़ की घटना के बाद 2 पक्षों के बीच तनाव की स्थिति बन गई है। जहां भारी पुलिस बल की मौजूदगी और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह का अधिरादान कराया गया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। जहां मिली जानकारी के मुताबिक संध्या अधीरे के बाद आतिशबाजी के दौरान एक बच्चा चिंगारी से मामूली रूप से जख्मी हो गया। जहां इसी बात पर एक पक्ष के दर्जनों लोग लाठी डंडे से लैस होकर छठ घाट पर तोड़फोड़ और उपद्रव किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं लोजपा नेता रामविलास पासवान के दुनिया से चले जाने के बाद खाली हुई राज्यसभा की एक सीट पर चुनाव आयोग तैयारी कर चुका है। जी हां, और इस पर 14 दिसंबर को उपचुनाव होगा। निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार विधानसभा कोटे से खाली हुई सीट के लिए 26 नवंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। जी हां, और 16 दिसंबर तक सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। लेकिन पेच एनडीए में फंस गया है। जी हां, दरअसल रामविलास पासवान के दुनिया से चले जाने से बिहार से राज्यसभा की खाली हुई सीट पर दावेदारी को लेकर असमंजस्य की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दूं कि एनडीए में सीटों के तालमेल के तहत लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें बिहार से राज्यसभा भेजा गया था। यह केंद्र में भाजपा और लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि लोजपा का गठबंधन है, लेकिन बिहार में जेडीयू भाजपा गठबंधन का लोजपा हिस्सा नहीं है। विधानसभा चुनाव में लोजपा ने जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इस बार राज्यसभा की यह सीट किसके खाते में जाएगी।
लोक आस्था के महापर्व छठ शनिवार को सुबह संपन्न हो गया है। लेकिन इस महापर्व के दौरान आपसी सौहार्द की मिसाल भी देखने को मिली। बिहार के भागलपुर में एक मुस्लिम परिवार ने अपने घर के आंगन में छठ व्रतियों के लिए छोटा सा जल कुंड का निर्माण कराया, जहां 50 से अधिक व्रतियों ने छठ किया। कोरोना के दौर में इस पर्व में व्रतियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। कोरोना को लेकर सरकार ने भी लोगों को छठ घाटों पर जाने के बजाय घर में ही छठ पर्व मनाए जाने की अपील की गई थी। इस अपील के बाद कई इलाकों में जल सेवाओं की कमी और जल कुंड के अभाव के कारण कई व्रतियों को अधेड़ देने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। कोरोना काल में कई तरह के अड़चनों को देखते हुए भागलपुर के रामशरण चौक पर एक मुस्लिम युवक ने समाज के आग्रह पर अपने आंगन में ही छठ व्रति के अधेड़ दान के लिए छोटा सा तालाब यानी कि जल कुंड खुदवा दिया। मुस्लिम युवक का नाम मुजफ्फर अहमद है। मुजफ्फर अहमद ने अपने मोहल्ले के छठ व्रतियों के लिए अपने घर के आंगन में जल कुंड का निर्माण करवाकर समाज में आपसी सौहार्द की एक मिसाल पेश की है। मुजफ्फर अहमद ने बताया कि छठ समाज का पर्व है और हम समाज से बाहर के नहीं हैं। इसलिए मैंने जल कुंड का निर्माण करवाया। मेरी सोच मात्र कोरोना काल में भी व्रतियों को किसी भी परेशानी नहीं होने की थी। मुझे खुशी है कि मेरी मेहनत व्रतियों की काम आई। बिहार में आने वाले वर्षों में विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए घर छोड़कर दूर जाने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। नई शिक्षा में उच्च शिक्षा के बीच की इस दूरी को पाटने की बड़ी पहल की गई है। इसके तहत अगले 10 सालों में प्रत्येक जिले या फिर आसपास के ही एक ऐसा बड़ा बहुविषयक संस्थान विकसित या फिर स्थापित करने का प्रस्ताव पास किया गया है, जिसमें सभी विषयों की पढ़ाई हो सके। यह संस्थान सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र के हो सकते हैं। नए वित्तीय वर्ष के बजट में हर जिले में उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना को लेकर प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है। विभाग के विशेष सचिव एसपी झा के मुताबिक उच्च शिक्षा के बीच इस दूरी को पाटने बगैर उच्च शिक्षा के संकल्प नामांकन दर लक्ष्य को हासिल करना मुश्किल होगा। फिलहाल नीति में 2035 तक उच्च शिक्षा के सकल नामांकन दर को 50% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मौजूदा समय में उच्च शिक्षा का यह संकल्प नामांकन दर करीब 26% है। बिहार में थोक फल सब्जी बाजार समितियों में फलों का कारोबार पिछले साल की तुलना में 40% पीछे रह गया है। छठ महापर्व का कारोबार करने के बाद शनिवार को नफा नुकसान का आकलन करने में व्यवसायी जुटे रहे। अनुमान है कि इस बार छठ पर थोक मंडी में कुल करीब 50 करोड़ रुपए का ही कारोबार हो सका है, जबकि उम्मीद करीब 85 करोड़ रुपए के कारोबार की थी। खरना तक अनुमान लगाया गया था कि 45 करोड़ रुपए का कारोबार थोक फल मंडी में समिति हुआ है। देश भर में अब ठंड दस्तक दे चुका है, जहां इसके साथ ही कई राज्यों में मौसम तेजी के साथ बदल रहा है। उत्तर भारत के राज्य में दिल्ली समेत अन्य राज्यों में तापमान में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं बीते 24 घंटे की बात करें तो बिहार की राजधानी पटना समेत सीमांचल मिथिलांचल के आसपास में बादल छाए रहने की वजह से तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं रिकॉर्ड की गई। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक एस.के. पांडे के अनुसार अभी नवंबर महीने के अंत तक पटना में ठंड बढ़ने की कोई भी आसार नहीं है। वहीं सीमांचल मिथिलांचल में ठंड बढ़ने लगे हैं। बताया जा रहा है कि 14 शहरों की लिस्ट में सबसे कम न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेंटीग्रेड देहरी में रिकॉर्ड किया गया है। बिहार में भी उत्तर पश्चिमी दिशा में हवा बह रही है और हवा में नमी का प्रतिशत 60 से 90% तक है। जी हालांकि अगले 24 से 48 घंटे में तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ आने के आसार हैं, जिस वजह से न्यूनतम तापमान में कमी रुक जाएगी। लेकिन जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ बिहार से आगे बढ़ेगा वैसे ही न्यूनतम तापमान में कमी आने लगेगी। बिहार में कल महापर्व छठ संपन्न हो गया है। कोरोना के चलते ज्यादातर व्रती ने इस बार घर पर ही छठ किया है। जहां बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव प्रसाद समेत कई मंत्री एवं नेताओं ने लोगों को छठ की शुभकामनाएं दी है। वहीं राजधानी पटना के दिया के पाटीपुल घाट के पास शुक्रवार की शाम एक महिला की छठ पूजा के दौरान अचानक तबीयत खराब हो गई। जी महिला अपने घर पर ही गंगा घाट तक दंडवत करते हुए जा रही थी। गंगा नदी में पूजा अर्चना के दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई। जहां वहां मौजूद एनडीआरएफ की महिला कर्मी ने उसकी बिगड़ती तबीयत को देखते हुए तत्काल मेडिकल कैंप में ले जाया गया। साल के आखिरी महीने यानी कि दिसंबर से आपका बैंक पैसों के लेन देन से जुड़े इस नियम में बदलाव करने जा रही है। जी हां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट 24 घंटा, हफ्ता और 365 दिन उपलब्ध कराने का ऐलान किया था। यह फैसला दिसंबर 2020 से लागू होगा। मतलब सीधा है कि अब आप आरटीजीएस के माध्यम से 24 घंटे मनी ट्रांसफर कर सकेंगे। वर्तमान में रियल टाइम्स ग्रॉस सेटलमेंट यानी कि आरटीजीएस सिस्टम महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर हफ्ते के सभी कामकाजी दिनों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध होता है। अब इसको 24 घंटा 7 दिन सालों भर किया जा रहा है।
कांग्रेस में बिहार की हार को लेकर शुरू हुई अंदरूनी सिर्फ फटावल थमती नजर नहीं आ रही है। जी हां, पार्टी की सियासी जमीन कमजोर होने के बावजूद नेतृत्व के संवाद की कमी पर सवाल उठाने वाले वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने खुद पर किए जा रहे हमलों पर जवाबी पलटवार किया है। कपिल सिब्बल ने अशोक गहलोत और अधीर रंजन चौधरी सरीखे नेताओं पर जवाबी निशाना साधते हुए कहा कि वे गांधी परिवार के खिलाफ नहीं है, जबकि खुद राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के बाद इस्तीफा देते समय कह दिया था कि वे अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं और ये भी नहीं चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई सदस्य ये जिम्मेवारी ले। कपिल सिब्बल का यह ताजा बयान सीधे तौर पर राहुल गांधी की दूसरी पारी के लिए पार्टी में की जा रही अंदरूनी तैयारियों को लेकर नए घमासान का संकेत दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में कोरोना वैक्सीन रणनीति की समीक्षा के लिए बैठक की है, जिसमें कोरोना के लिए वैक्सीन को जरूरतमंद तक पहुंचाने के लिए तकनीकी प्लेटफॉर्म और जनसंख्या समूह को प्राथमिकता देने जैसे मुद्दे पर चर्चा हुई है। जहां पीएम मोदी ने कहा है कि जनसंख्या समूह को प्राथमिकता देना, स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं तक पहुंच, शीतगृह ढांचों को मजबूत करना, टीके लगाने वाले लोगों की संख्या बढ़ाना और टीकों को जरूरतमंद तक पहुंचाने के लिए तकनीकी प्लेटफॉर्म जैसे अनेक मुद्दों की समीक्षा की गई है। जी हाँ, कोरोना के अनेक संभावित टीकों के विकास का काम अग्रिम चरण में है। देश में दिवाली के बाद कोरोना संकट एक बार फिर से तेजी से बढ़ गए हैं। जी हां, संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखकर कुछ राज्यों ने पाबंदी लगाना शुरू कर दिए हैं। गुजरात के अहमदाबाद और मध्य प्रदेश के 5 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया गया है। वहीं कुछ राज्यों में स्कूल और बाजार बंद करने का भी फैसला किया गया है। गुजरात सरकार ने अहमदाबाद में दीपावली के दौरान और बाद में कोरोना संक्रमण बढ़ने के साथ गुजरात सरकार ने रात्रि कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश के 5 जिलों में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रात्रि का कर्फ्यू लगाने का भी सरकार ने फैसला किया है। जी हां, यह रात्रिकालीन कर्फ्यू शनिवार की रात से लागू हो गई है। यह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कोरोना की स्थिति की समीक्षा की थी, जिसमें यह फैसला किया गया है। कोरोना संक्रमण काल में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और निरोग रहने के लिए लोगों का रुझान साइकिल के प्रति बढ़ा है। जहां पिछले 2 माह में साइकिल की बिक्री में 50% तक की बढ़ोतरी हुई है। मांग बढ़ने से दुकानदार खुश हैं, लेकिन मांग के अनुरूप सप्लाई नहीं हो पा रही है। इसका मुख्य कारण है लुधियाना से साइकिल के पार्ट्स की डिलीवरी में कमी होना। दोस्तों, देश में पहले से ही बेरोजगारी की कमी नहीं है, ऊपर से कोरोना की महामारी ने इनमें और इजाफा कर दिया है। जहां अफसोस की बात तब हो जाती है जब सरकार नौकरियां निकालती है और इन बेरोजगारों को वक्त पर जानकारी तक नहीं मिलती है। इसलिए हम पूरी कोशिश करते हैं कि नई सरकारी भर्ती से जुड़ी हर जरूरी जानकारी उन लोगों तक पहुंचा रहे हैं जहां जिनके लिए ये सब जरूरी है। अब इसी कड़ी में बिहार में नौकरी करने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। मिली जानकारी के मुताबिक अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट बिहार की कई पदों पर भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। आप ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। जहां अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट बिहार के इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की योग्यता पदों के अनुसार निर्धारित की गई है। अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट बिहार के इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 दिसंबर 2020 तक निर्धारित की गई है। बिहार सरकार के नियमानुसार निर्धारित की गई है। जी हां, अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट बिहार के इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन एग्जाम और मेरिट के द्वारा होगा। पूरी जानकारी आप नोटिफिकेशन से प्राप्त कर सकते हैं और ये नोटिफिकेशन आप वेबसाइट से प्राप्त करें और ये वेबसाइट है www.stt.bihar.gov.in। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए बनाए गए नियम आज से लागू हो गए हैं। जहां यहां फेस मास्क लगाए बिना घर से बाहर निकलने पर आज से 500 रुपए की जगह 2000 रुपए का चालान कटेगा। दूसरे राज्यों में भी बिना मास्क घूमने पर चालान काटा जा रहा है, जहां लेकिन वहां जुर्माने की रकम कम है। हालांकि ऐसा नहीं कि दिल्ली में सिर्फ बिना मास्क घूमने पर ही 2000 रुपए का चालान कटेगा। जहां अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए बनाए गए 4 और 5 नियम को तोड़ते हैं तो फिर इसके लिए आपको 2-2000 रुपए का चालान जमा करना होगा। दिल्ली सरकार के मुताबिक अगर आप घर से बाहर निकलकर पब्लिक प्लेस में थूकते हैं तो 2000 रुपए का चालान जमा करना होगा। जहां पान, गुटखा और तंबाकू खाने पर भी जुर्माना भरना होगा। पब्लिक प्लेस पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर भी 2000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। जहां साथ ही क्वारंटाइन नियमों का उल्लंघन करने पर भी आपका 2000 रुपए का चालान काटा जाएगा।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में नीतीश सरकार से लव जिहाद कानून बनाने की मांग की है। जहां गिरिराज सिंह का कहना है कि लव जिहाद पूरे देश की समस्या है, लेकिन बिहार में गठबंधन की सरकार चला रहे नीतीश की पार्टी जेडीयू इस मसले पर अलग मत रखती है। गिरिराज सिंह ने पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि लव जिहाद को देश के सभी राज्यों में केवल हिंदुओं में ही नहीं बल्कि सभी गैर मुस्लिमों की समस्या के तौर पर देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केरल में जहां ईसाई की बड़ी आबादी है वहां मुस्लिम के सदस्यों ने इस घटनाक्रम पर चिंता जताई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि लव जिहाद वाली समस्याओं को जड़ से समाप्त करना होगा और अगर बिहार में लव जिहाद को रोकने के लिए कानून लाया जाए तो फिर अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को समझना चाहिए कि लव जिहाद को रोकना और जनसंख्या नियंत्रण का संबंध सामाजिक समरता से है, न कि ये सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना है। ये गिरिराज सिंह का कहना है। बिहार के दरभंगा जिला के घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के आधारपुर गांव कांड के 13 आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्तार से बाहर हैं। जी हां, 4 दिन गुजर जाने के बावजूद मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना के आरोपियों के फरार होने से पीड़िता तथा आम लोगों में आक्रोश है। लोग इस घिनौना कर्म घटना में शामिल अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जी हां, दूसरी ओर विभिन्न संगठनों तथा राजनीतिक दलों की ओर से आरोपियों की शीघ्र यानी कि जल्द ही गिरफ्तारी की मांग से पुलिस पर भारी दबाव है। पटना के पीएमसीएच में 2008 से 2010 के बीच दवा, रसायन, औजार, उपकरण समेत अन्य सामान की खरीद में बड़े स्तर पर घोटाला हुआ था। यहां इस मामले में ईडी ने 6 नवंबर को 3 डॉक्टर और 2 सप्लायरों की करीब 3.25 करोड़ की अवैध संपत्ति को जब्त किया था। मामले की जांच अभी ईडी के स्तर पर जारी है। इसमें अभी 10 से अधिक ऐसे अभियुक्त हैं जिनकी संपत्ति भी जल्द ही जब्त होने जा रही है। जहां इस मामले में 15 अभियुक्त बनाए गए थे, जिनमें 5 की संपत्ति जब्त की गई है। जी हां, बचे हुए 10 अभियुक्तों के अलावा भी इनसे जुड़े अन्य कुछ लोग भी हैं जो ईडी की जांच की जद में आ सकते हैं। जी हां, और पीएमएलएल के तहत उनकी संपत्ति जब्त की भी कार्रवाई की जा सकती है। इस मामले की शुरुआती जांच निगरानी ने की थी और 15 लोगों को अभियुक्त बनाते हुए चार्जशीट दायर की थी। आपको बता दें कि 2016-17 में इस मामले को पीएमएलए के तहत कार्रवाई करने के लिए ईडी को ट्रांसफर किया गया है। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 282 करोड़ का चंदा मिला है। जहां इसके साथ ही इस स्कीम के जरिए पार्टियों को अब तक 6,493 करोड़ का चंदा मिल चुका है। जी हां, चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने साल 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत की थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कहा है कि कोरोना जैसी खतरनाक तो नहीं, लेकिन हम उस जैसी एक और विकट समस्या के मुहाने पर खड़े हैं। जी हां, WHO ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर हम नहीं संभलते हैं तो फिर मेडिकल जगत में की गई एक सदी की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। जी हां, WHO ने बढ़ते एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को लेकर चिंता जताई है। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस वो परिस्थिति है जब किसी संक्रमण या फिर घाव के लिए बनी दवा का असर कम हो जाए। इसका सीधा मतलब है कि संक्रमण या फिर घाव के लिए जिम्मेवार जीवाणु उस दवा के प्रति अपनी इम्यूनिटी मजबूत कर लें। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम ने इसे हमारे समय के सबसे बड़े स्वास्थ्य खतरों में से एक बताया है। जहां एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस तब होता है जब बीमारी फैलने वाले जीवाणु मौजूदा दवाओं के लिए इम्यून हो जाता है, जिसमें एंटीबायोटिक, एंटीवायरल या फिर एंटीफंगल इलाज शामिल है, जो मामूली चोटों और आम संक्रमण को भी घातक रूप में बदल सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को मीडिया हाउस के लाइव कार्यक्रम के दौरान कहा कि कांग्रेस पूरी तरीके से ढहती नजर आ रही है। चाहे वोट कांग्रेस को दो या फिर भाजपा को, सरकार तो भाजपा की ही बननी है और भाजपा का ही बनती है। जहां केजरीवाल ने बिहार चुनाव में कांग्रेस की स्थिति पर बात करते हुए कहा कि हमारा मानना है कि कांग्रेस जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही है उससे लगता है कि वह देश का भविष्य नहीं है। जहां केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस के विधायक भाजपा में शामिल हो जाते हैं। जब केजरीवाल से राष्ट्रीय राजनीति में आम आदमी पार्टी की भूमिका के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यह तो समय बताएगा कि हमारी भूमिका कैसी होगी। राजधानी पटना और वैशाली को जोड़ने वाले गायघाट स्थित पुल यानी कि पीपा पुल पर वाहनों का परिचालन शनिवार की सुबह 9 बजे से आरंभ हो गया है। जी हां, छठ को लेकर पीपा पुल पर शुक्रवार से वाहनों की आवाजाही रोकी गई थी। महात्मा गांधी सेतु पर भी वाहनों का परिचालन जारी है। नवनिर्मित पश्चिमी लेन से पटना और वैशाली की ओर से सभी तरह के वाहनों की आवाजाही हो रही है। जहां गायघाट स्थित पीपा पुल पर वाहनों का परिचालन से यात्रियों को काफी सुविधा हो रही है।
बिहार में कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार तो है, लेकिन नए मामले भी लगातार मिल रहे हैं। जहां बीते 24 घंटे की बात करें तो बीते 24 घंटे में 495 नए मरीज मिले हैं। हालांकि इसके साथ ही 661 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। जहां इसके साथ ही बिहार में कोरोना के सक्रिय मामले 5603 रह गई है। इस बीच केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सीपी ठाकुर तथा जनता दल यूनाइटेड के सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जहां उनका इलाज पटना के एम्स में चल रहा है। बिहार में अभी तक कोरोना के कुल 2,29,969 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 2,23,153 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। बिहार में 5 सीटें जीतकर बेहद खुश असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने बंगाल में भी चुनाव लड़ने की घोषणा की है। जहां माना जा रहा है कि बिहार के मुस्लिम बहुल इलाकों में जीत का बड़ा कारण सीएए एनआरसी एनपीआर के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी का आक्रामक रवैया है। जहां इसे ही देखते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने एनपीआर के खिलाफ एक बड़े अभियान की घोषणा की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने हाल ही में ट्वीट करके कहा है कि एनपीआर एनआरसी की ओर से पहला कदम है। मोदी सरकार एनपीआर को एनआरसी से जोड़ने की बात कर रही है, जहां ये गरीब और अल्पसंख्यकों को संदिग्ध नागरिक घोषित करने की साजिश है। बांका जिले के अमरपुर प्रखंड के अंतर्गत भद्रिया गांव के समीप चंदन नदी में करीब 50 फीट की दूरी तक पुराने भवनों की एक अवशेष मिले हैं। जहां ग्रामीणों का मानना है कि भवन के अवशेष काफी पुराना हो सकते हैं। यदि इस जगह की खुदाई की जाए तो यहां से किसी सभ्यता के होने का खुलासा हो सकता है। ईंटों के बनाव से प्रथम दृष्टि से पता चलता है कि यह सभ्यता 6ठी शताब्दी से पहले की है। जी हां, पुरातत्व के सतीश कुमार का मानना है कि यह ईंट हाथ से थपथपाकर बनाया गया है और इसे धान के ठंडल से पकाया गया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि कुछ दिनों में अमरपुर आकर इसकी जांच करेंगे, तब कुछ पता चल जाएगा। ईंटों की बनावट से प्रथम दृष्टि से पता चलता है कि यह सभ्यता 6ठी शताब्दी से पहले की है। बिहार चुनाव खत्म होने के बाद तेजस्वी यादव का ट्विटर वार तेज हो गया है। जी हां, तेजस्वी यादव लगातार सीएम नीतीश कुमार पर ताबड़तोड़ हमला बोल रहे हैं। इसी कड़ी में तेजस्वी यादव ने आज ट्विटर पर लिखा है कि नीतीश कुमार के 14 में से 8 मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। खबरदार कोई अगर नैतिकता, सुशासन और लोक लाज की बात करेगा। जी हां, बदलाव के जनादेश की विपरीत अनैतिक सरकार बनाते ही नीतीश जी ने रोजी रोटी जैसे सकारात्मक मुद्दों को छोड़कर नकारात्मकता को गले लगा लिया है। आगे तेजस्वी यादव लिखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 19 लाख नौकरी, शिक्षकों के लिए समान काम समान वेतन, कृषि ऋण माफी, बिजली दर कम करना, पुरानी पेंशन लागू करना, संविदा कर्मी शिक्षा बजट पर काम 22% खर्च करना, उद्योग लगाना, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाना जैसे जन सरोकार मुद्दे पर विमर्श क्यों नहीं करते हैं। दोस्तों, आज का न्यूज बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।